हंगरी में अभी अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ है। बुडापेस्ट में पुतिन को अप्रत्याशित झटका लगा, जिससे रूसी युद्ध मशीन अपंग हो गई। सिर्फ 24 घंटों में यूरोप की पूरी स्थिति बदल गई। रुकावटें हट गई हैं। पुतिन ने महाद्वीप पर सबसे मजबूत सहयोगी खोया है। अब पुतिन का युद्ध खत्म हो चुका है। यूक्रेन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बनेगा और इसका मुख्य कारण है कि विक्टर ऑर्बन अब नहीं है। हंगरी को नया प्रधानमंत्री मिला है। पीटर मजार और उनकी टीसा पार्टी ने 53% वोट जीतकर विक्टर ऑर्बन के 16 साल के शासन को खत्म किया और पुतिन को ऐतिहासिक झटका दिया। उस जीत के कारण टीसा को हंगरी की राष्ट्रीय सभा में विशेष बहुमत मिल गई है, क्योंकि उसने 199 में से 141 सीटें हासिल कर ली है। दूसरे शब्दों में, ऑर्बन की कमजोर हुई पार्टी अब कुछ भी नहीं कर सकती जिससे मजार और टीसा को हंगरी का नेतृत्व करने से रोका जा सके, जैसा वे करना चाहते हैं। मजार ऑर्बन द्वारा बनाई गई दमनकारी और सत्तावादी व्यवस्थाओं को खत्म करने में समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। जीत के बाद मजार ने राष्ट्रपति तामास सोलियोक से संसद गठन की तारीख 4 मई तक लाने का वादा लिया। ऑर्बन के पास सत्ता में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है और वह एक बेअसर नेता बन गए हैं जो बस हटाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। जो सार्वजनिक टीवी और रेडियो स्टेशन ऑर्बन के कहने पर मजार को अनदेखा करते थे, अब नए प्रधानमंत्री की घोषणाओं से भरे हैं कि वे इन्हीं समाचार कार्यक्रमों में निष्पक्ष संपादकों को नियुक्त करेंगे, जिन्हें ऑर्बन ने अपना महिमा मंडन करने के लिए शुरू किया था। नई योजनाएं लागू हो रही हैं ताकि ऑर्बन जैसा व्यक्ति दोबारा शासन न कर सके। मजार का कहना है कि वे हंगेरियन नेताओं के लिए 2 कार्यकाल की सीमा तय करने का प्रयास करेंगे, जिससे ऑर्बन दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मजार ने उस फिदेस पार्टी की भी आलोचना की जो लंबे समय से हंगरी पर काबिज थी। मेरा संदेश फिदेस नेताओं और उनके चमचों के लिए है। अब मासूम बनने और ऐसा जताने का कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं। मजार ने कहा, हमें पता है कि आपने हमारे वतन और हंगेरियन लोगों के साथ क्या किया, और मत सोचो कि बोओगे कुछ और काटोगे कुछ और। हमारी आंखों के सामने तानाशाही विरासत खत्म हो रही है। सुल्योक, जिसे मजार ने सीधे उसके सामने कहा था कि वो हंगरी के सर्वोत्तम हित में काम करने के लिए नैतिक रूप से अयोग्य है, जल्द ही हटा दिया जाएगा। हंगरी अब अपनी सबसे बड़ी तेल और दवा कंपनियों के राज्य शेयर एकेडमिक फाउंडेशन से वापस लेगा, जिसे असल में प्रो ऑर्बन प्रचार के लिए बनाया गया था। मजार ने खुद को ऐसा नेता बताया है जो हंगरी के लोगों के लिए है, उन पर नहीं। EU ऑब्जर्वर ने बताया कि मजार ने बुदा कैसल में ऑर्बन के ऑफिस लेने से मना कर दिया, जहां ऑर्बन ने इस दफ्तर को 2018 में वापस स्थापित किया था। इसके बजाय हंगरी के नए नेता देश की संसद भवनों के पास अपना कार्यालय स्थापित करेंगे। ऑर्बन की बात करें तो उन्होंने हार के बावजूद कूटनीतिक बने रहने की कोशिश की है, लेकिन असल में उनकी हालत ऐसी है जैसे पूंछ टांगों के बीच में दबा ली हो, क्योंकि अब वे 24 अप्रैल को होने वाली अपनी आखिरी यूरोपीय काउंसिल बैठक में हिस्सा लेने से भी इनकार कर रहे हैं। हंगरी में लोकतांत्रिक लहर चल रही है। रूस में अपने महल में व्लादिमीर पुतिन गुस्से में है। रूस के राष्ट्रपति के लिए ओरबान की हार केवल यूरोपीय संघ या EU के भीतर एक परेशानी नहीं है, जो उन सभी अन्य समस्याओं में जुड़ जाए जो यूरोप ने पुतिन के लिए पैदा की है जब वह यूक्रेन पर अपने आक्रमण को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कई स्तरों पर आपदा है जो रूस के यूक्रेन युद्ध हारने तक ले जा सकती है, क्योंकि एक बड़ी बाधा हट गई है। यूक्रेन में ओरबान की हार पुतिन के लिए इतनी बड़ी समस्या बनती है कि शायद वो पार नहीं कर पाएंगे। इस समस्या के पीछे सबसे सीधा मुद्दा है जो हंगरी के सामूहिक फैसले ने पुतिन के लिए पैदा किया है, जिसे हम जल्द कवर करेंगे। एक अहम सहयोगी खो गया। यूरोपीय संघ में पुतिन का शायद एकमात्र असली प्रभावशाली सहयोगी। पुतिन जब से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, तब से ऑर्बन के नेतृत्व वाली हंगरी यूरोपीय संघ में यूक्रेन को फायदा पहुंचाने वाले हर फैसले में बाधा डालती रही है। पुतिन के लिए ऑर्बन रूस के प्रभाव का प्रतीक थे, जिसे वह दूर तक फैला सकते थे। सैन्य रूप से हंगरी कभी पुतिन का बड़ा सहयोगी नहीं बन सकता था। ये एक छोटा देश है जिसकी आबादी मास्को की आबादी से भी कम है। हंगरी की सेना में सिर्फ 41,600 सैनिक है, जो इतनी कम संख्या है कि ये मार्च महीने में अकेले यूक्रेन में रूस द्वारा खोए गए 35,000 से अधिक सैनिकों के बेहद करीब है। सैन्य शक्ति के रूप में हंगरी पुतिन के लिए कोई महत्व नहीं रखता था।
रूस की रणनीति से हंगरी के सैनिक कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते, लेकिन पुतिन के लिए यह कभी भी सैन्य शक्ति के बारे में नहीं था। हंगरी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि ओरबान यूरोपीय संघ के भीतर वो सबसे तेज आवाज थे जो लगातार रूस के नेता का पक्ष लेते थे। पुतिन ने ओरबान को लगभग उतने ही समय तक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है जितने समय तक हंगरी के निवर्तमान प्रधानमंत्री सत्ता में थे। ओरबान को लगातार यूरोपीय संघ के भीतर नौकरशाही झगड़ों के जरिए फैसलों को धीमा करने के लिए तैनात किया जाता था। जब वह काम नहीं करता था तो ओरबान अक्सर अपनी वीटो शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। पुतिन ओरबान गठजोड़ ऐसा औजार था जिसका वह समय खरीदने और यूरोपीय संघ के असली ताकतवर खिलाड़ियों से सौदेबाजी करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, और इसका नुकसान यूक्रेन को उठाना पड़ा। एक समय की बात है, ओरबान वो आदमी था जिसने रूसियों से कहा था कि वे हंगरी से बाहर चले जाएं। अधिकारियों ने उन्हें इम्रे नाच के पुनः दफन पर भाषण के लिए चुना, जो युद्ध के बाद के प्रधानमंत्री थे, और 1956 की हंगरी क्रांति में सोवियत संघ के खिलाफ नेतृत्व करने पर फांसी दी गई थी। सोवियत संघ के पतन और ओरबान के सत्ता में आने के बीच चीजें बदल गईं। जो कभी रूसी विस्तारवाद के विरोधी थे, ओरबान अब उनके साथी बन गए। कहा जाता है कि सत्ता भ्रष्ट करती है। ओरबान ने हंगरी की सत्ता संभालते ही कहा था कि वे देश को फिर से राष्ट्रवादी मूल्यों की ओर ले जाएंगे जिन्होंने इसे पहले महान बनाया था। शायद उस समय ये अच्छा लगा हो, लेकिन ओरबान अपनी नेतृत्व शैली को उस चीज के इर्द गिर्द बना रहे थे जिसे वे मानते थे कि पुतिन ने रूस में हासिल किया है। पुतिन की नकल करते करते ओरबान रूसी नेता के मोहरे में बदल गए। यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई जब अप्रैल की शुरुआत में खबर आई कि ओरबान ने न केवल पुतिन को अपना समर्थन दिया, बल्कि यह समर्थन उन्होंने सबसे चापलूसी भरे तरीके से दिया। ओरबान ने अपनी मदद की तुलना उस हंगरी की लोक कथा से की जिसमें चूहा शेर की मदद करता है। यह प्रस्ताव 2025 में आया जब बुडापेस्ट यूक्रेन युद्ध शांति वार्ता की मेजबानी की दौड़ में था। यह दिखाता है कि ओरबान पुतिन की सेवा में लगे एक दयनीय नेता बन चुके थे। यही पुतिन ओरबान को देखना चाहते थे। अब जब ओरबान हट गए हैं, पुतिन समझ गए हैं कि वह चूहा जितना दिखता था उससे ज्यादा अहम था। ओरबान के जाने से पुतिन ने वो हथियार खो दिया जिसे वे वर्षों से यूरोपीय संघ और एकीकृत यूरोप के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। ऊर्जा ही वो चीज है जिसका इस्तेमाल रूस यूरोप में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए करता है। जब यूरोपीय संघ धीरे धीरे खुद को उस तेल की पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था जो रूस ने पूरे महाद्वीप पर बना रखी थी, तब भी ओरबान ने इसका विरोध किया। सितंबर 2025 में ओरबान ने विदेश मंत्री पीटर शिजातो से कहा कि हंगरी पुतिन के युद्धकोष में तेल खरीदकर पैसा देना बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास विकल्प नहीं है। शिजातो ने कहा कि यूरोपीय संघ के नेता कट्टरपंथी हो गए हैं। अगर हमें कुछ न पता हो तो लगता पुतिन ओरबान के किसी चूहे जैसे चमचे के जरिए बोल रहे हैं। इसी तरह ओरबान ने 2024 की घोषणा में जल्दी से यूरोपीय संघ को बता दिया था कि वह रूसी गैस से किनारा नहीं करने वाले हैं। हंगरी ने 3 साल पहले गैसप्रोम से 15 साल का समझौता किया था। एक बार फिर पुतिन के लिए यह लाभकारी था। अब वह खास हथियार कमजोर हुआ है पर खत्म नहीं। हमें नहीं पता कि मैजियार के तहत हंगरी रूस की ऊर्जा पर कितनी निर्भर रहेगी, पर लगता है कि हंगरी के नए प्रधानमंत्री पुतिन के सामने अपने पूर्ववर्ती की तरह नहीं झुकेंगे। एक दूसरा हथियार भी है जो पुतिन ने तब खो दिया जब ओरबान को हंगरी के शीर्ष नेतृत्व पद से हटा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि हम समझाएं कि वह क्या है, यह एक त्वरित याद दिलाना है कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम वीडियो बनाते हैं ताकि समझा सके कि सत्ता के समीकरण कैसे बदलते हैं और उनका क्या असर होता है। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी देख सके। दूसरा औजार है जिससे पुतिन बड़े शौक से काम लेता है, डर। ओरबान ने सत्ता में आने के लिए डर का फायदा उठाया। एक समय के उदारवादी नेता सत्तावादी बन गए क्योंकि उन्होंने हंगरी में उन हालातों का फायदा उठाया जो ओरबान द्वारा फैलाए गए राष्ट्रवादी संदेश के लिए अनुकूल थे। जब ओरबान ने 2010 में प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ा, जो उनके पहले कार्यकाल के 8 साल बाद था, जिसमें उन्होंने हंगरी को यूरोपीय संघ और नेटो की सदस्यता की ओर बढ़ाया था, तो उनके पास लोगों के लिए एक बिल्कुल अलग संदेश था। ओरबान ने यूरोप में प्रवासियों की बाढ़ से डरने को कहा। विदेश से फंडिंग पाने वाले विदेशी हितों के खिलाफ लड़ो और बुद्धिजीवियों पर भरोसा मत करो। ओरबान ने पुतिन और अन्य सत्तावादी नेताओं का वही खाका अपनाया जिसमें बढ़ती दुनिया में अलगाव की बात थी।
हंगरी के बाहर किसी पर भी भरोसा मत करो, उनसे डरना चाहिए, उनके खिलाफ लड़ो। और जाहिर है ओरबान ही उस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। और जब उन्होंने दोबारा सत्ता में वापसी की तो उन्होंने ये संदेश और जोर से फैलाया, जबकि वे उन लोकतांत्रिक ढांचों को हटाने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें सत्ता से हटा सकते थे। ये सब कुछ बहुत जाना पहचाना लगता है। पुतिन की रणनीति को पूरी तरह से अपनाया जा रहा था। रूस के नेता के लिए यह डर का संदेश हंगरी के लोगों, खासकर ओरबान विरोधियों को रूस की यूरोप में चालों में दखल से रोकने के लिए उपयुक्त था। मजार की चुनावी जीत ने पुतिन को दिखाया कि अब डर की राजनीति असरदार नहीं रही, क्योंकि हालात बदल रहे हैं। हम जल्दी ही उस बिंदु पर वापस आएंगे। सबसे पहले रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर आकर रुक जाती है कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हंगरी में जो हुआ है उसका कोई खास मतलब नहीं है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस हंगरी के नए प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहता है, लेकिन मजार की जीत के तुरंत बाद रूस की प्रतिक्रिया कहीं ज्यादा खुलासा करने वाली थी। पेस्कोव ने कहा कि अब हंगरी को रूस से कोई विशेष दर्जा नहीं है और वह अमित्र देशों की सूची में शामिल हो गया है, जिसमें यूरोप के ज्यादातर देश हैं। ओरबान को बलि का बकरा बनाया गया। पेस्कोव ने दावा किया, हम ओरबान के कभी दोस्त नहीं थे, जो झूठ और बेतुका है। यह क्रेमलिन की घबराहट दिखाता है। रूस अब हंगरी को पसंद नहीं करता, लेकिन बातचीत को तैयार है। ओरबान कभी दोस्त नहीं था और अगर हंगरी को साथ लाने का मौका दिखे तो हम कुछ भी कह सकते हैं। यह जवाब दिखाता है कि अब माजार जिम्मेदारी संभाल रहा है और क्रेमलिन अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। क्रेमलिन को सच में चिंता करनी चाहिए। ओरबान का पतन न सिर्फ यूरोप बल्कि पुतिन के यूक्रेन को गिराने के अभियान पर भी युद्ध खत्म करने वाला असर डाल सकता है। ये ऐसे होगा। हमने बताया था कि पुतिन अक्सर ओरबान को यूक्रेन के पक्ष में यूरोपीय संघ के फैसले रोकने भेजते थे। चुनाव हारने से कुछ महीने पहले ओरबान ने यही कदम उठाया, वो भी सबसे नुकसानदायक ढंग से। जब यूक्रेन वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा था, तब यूरोपीय संघ ने रूस की जमी हुई संपत्तियों को शामिल करने वाले एक जटिल तंत्र के जरिए 90 अरब यूरो यानी लगभग 105 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया। कम से कम यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों ने उस ऋण को मंजूरी दी थी। मुख्य विरोधी आवाज ओरबान की थी। वही वजह है कि महीनों पहले ऋण मंजूर होने के बावजूद वह पैसा अब तक यूक्रेन नहीं पहुंच पाया है। अब चूंकि ओरबान अब ऋण पर वीटो लगाने के लिए मौजूद नहीं है, इसलिए मई में ही नकदी की पहली किस्त यूक्रेन पहुंच सकती है। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब वो आखिरकार रूस की हवाई आक्रामकता से बचाव के लिए जरूरी सबसे अहम हथियारों पर बड़ा खर्च करना शुरू कर सकता है। टेलीग्राफ के मुताबिक पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें और स्टॉर्म शेडो मिसाइलें यूक्रेन की प्राथमिकता है। पहली मिसाइल यूक्रेन को रूस की बैलिस्टिक मिसाइल से बचाती है, जबकि दूसरी मिसाइल सीमा, कब्जे वाले इलाके और काला सागर में उसकी मारक क्षमता बढ़ाती है। ईयू के राजदूत ब्रुसेल्स में 22 अप्रैल को, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, बैठक कर रहे हैं ताकि उस ऋण के अगले कदमों पर चर्चा की जा सके, जिसे ऑर्बन ने रोकने की कोशिश की थी। हंगरी के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे मंजूरी तभी देंगे जब यूक्रेन क्षतिग्रस्त ड्रुज़्बा पाइपलाइन से रूसी तेल का प्रवाह बहाल करेगा, भले ही इससे उसकी सुरक्षा खतरे में पड़े। लेकिन अब ऑर्बन जा चुके हैं। अब पुतिन अपने कठपुतली से तेल का दबाव नहीं डाल सकते। अटलांटिक काउंसिल के अनुसार ऑर्बन की हार से हंगरी अब यूक्रेन और यूरोपीय संघ व नाटो के बीच बढ़ते एकीकरण में रुकावट नहीं डालेगा। अब ऑर्बन के न होने से यूरोपीय संघ की सहायता राशि का प्रवाह आसान होगा, क्योंकि अब बहस करने वाला नहीं है। अब यूरोपीय संघ और नाटो यूक्रेन से जुड़ी नीतियां तेजी से बना सकेंगे और यूरोपीय संघ के देश ऑर्बन की पुतिन की लगातार खुशामद से निपटे बिना प्रतिबंध पैकेजों पर सहमत हो सकेंगे। रूस और हंगरी की घिनौनी मिलीभगत अब खत्म होगी। हमने शेर और चूहे की कहानी का पहले ही जिक्र किया था। ये मिलीभगत और गहरी है। 8 अप्रैल को रॉयटर्स ने खुलासा किया कि शिजातो ने रूस के विदेश मंत्री लावरोव को यूक्रेन की ईयू सदस्यता से जुड़े आंतरिक दस्तावेज भेजने की पेशकश की थी। अन्य रिकॉर्डिंग से पता चला कि शिजातो ने रूस के साथ मिलकर रूसी व्यक्तियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के तरीके खोजे हैं। यही वह छुप छुप कर पर्दे के पीछे की चालबाजी है, जिसका इस्तेमाल पुतिन वर्षों से यूरोपीय संघ की यूक्रेन की मदद करने की कोशिशों को कमजोर करने के लिए करते आ रहे हैं।
ऐसे लोगों को अब हंगरी सरकार से हटाया जा रहा है जिन्होंने ये चालें संभव की थी यूक्रेन के लिए। इसका मतलब है कि देश में बहुत सारा पैसा आना, यूरोपीय संघ के अंदरूनी झगड़ों के कारण कम देरी होना, और अब इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि जानकारी ओरबन के करीबी लोगों के जरिए पुतिन के हाथों तक पहुंच जाएगी। दूसरे शब्दों में कहे तो यूक्रेन अब और मजबूत होने जा रहा है। दूसरी ओर रूस काफी कमजोर हो जाएगा। कुछ अपवाद है, हंगरी अब पुतिन के लिए उपयोगी सहयोगी नहीं रहेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह यूक्रेन को हथियार और पैसा भेजेगा। हंगरी एक छोटा देश है। हालांकि माझियार ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि हम किसी भी देश से उसकी जमीन छोड़ने के लिए नहीं कह सकते जो यूक्रेन के लिए अच्छा है, क्योंकि उस पर रूस को शांति समझौते के तहत जमीन देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वह हंगरी से सीधे मदद देना शुरू करेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ऐसा करने से इनकार कर दिया था, और ऐसा नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव आएगा। माझियार यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया तेज करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन विरोध भी नहीं करते। इस सब से हमें यही समझ में आता है कि हंगरी यूक्रेन का कट्टर सहयोगी नहीं बनने जा रहा है, कम से कम रातों रातों बिल्कुल नहीं। ये रूस से कुछ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा, लेकिन पुतिन के लिए उपयोगी सहयोगी होना संभव नहीं। कुल मिलाकर ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है, अगर सिर्फ इसलिए भी कि अब हंगरी यूरोपीय संघ की नीति के रास्ते में रुकावट नहीं रहा। लेकिन इससे बड़ा प्रतीकात्मक प्रभाव ओरबन की हार का है। पुतिन ने अपने देश और यूरोप में एक कहानी फैलाने की कोशिश की है, जिसे रूस के अभिजात वर्ग ने स्वीकार किया कि यूरोप एकजुट नहीं है। वे मानते थे कि पश्चिम यूक्रेन के समर्थन से थक रहा है, जैसा कि ईयू नीतियों पर ओरबन की शिकायतों से झलकता है। ओरबान यूरोपीय संघ के अंदर उन लोगों में से एक थे जिन पर रूस के अभिजात वर्ग अपनी कहानी का आधार बना सकते थे। अब जब वह चले गए हैं तो पूरी कहानी बिखर जाती है। यूरोप में रूस का प्रभाव फैलाने का अभियान भी उसी तरह बिखर रहा है। पुतिन के लिए यह अस्वीकार्य है, क्योंकि उनका शासन नियंत्रण और दबाव पर निर्भर है। हमें गलत न समझे, रूस के प्रभाव फैलाने के अभियान जल्द खत्म नहीं होंगे। हमने देखा कि रूस ने हाल ही में हुए चुनावों से पहले हंगरी में फैलाई गई गलत जानकारी के साथ क्या करने की कोशिश की। ये झूठा दावा फैलाया गया कि माझियार मानवीय यात्राओं का उपयोग गुप्त रूप से यूक्रेन को सहायता पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह गबन की अफवाहें और मजार द्वारा अनिवार्य सैन्य भर्ती फिर से लागू करने की बातें भी फैलाई गईं। यही गलत सूचना फैलाने की रणनीतियां पुतिन के यूरोप में हाइब्रिड युद्ध की नींव है, और वो इन्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ने वाले क्योंकि ओरबन अब नहीं है। मोहरे को खो देने का मतलब ये नहीं है कि झूठ रुक जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि अब झूठ बहुत कमजोर हो गया है। हंगरी में माझियार की जीत आखिरकार इस बात की मिसाल है कि लोकतंत्र अब भी जीत सकता है, भले ही रूस के प्रभाव फैलाने वाले अभियानों का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि जब कोई ओरबन जैसा व्यक्ति मीडिया को नियंत्रित करने और डर का माहौल फैलाने के लिए इतनी मेहनत करता है, तब भी हमेशा ये उम्मीद रहती है कि विपक्ष खड़ा हो सकता है और नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। कभी ओरबन को अजेय माना जाता था, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि अपने क्षेत्र में उसकी पकड़ और पुतिन के साथ उसकी मिलीभगत पश्चिमी लोकतांत्रिक तरीकों को रोकने के लिए काफ़ी थी। माझियार की जीत उस कहानी को तोड़ देती है। उन देशों में लोकतांत्रिक सुधार संभव है जिन्हें पुतिन अपनी कठपुतलियों से नियंत्रित करना चाहते थे, और यह रूस के नेता को उससे भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा जितना यूक्रेन में जा रहा पैसा, या यह तथ्य कि यूरोपीय संघ उसके खिलाफ पहले से ज़्यादा एकजुट मोर्चा पेश कर सकता है। युद्ध के अंत में ये कारक बनेंगे। अब पुतिन की सबसे बड़ी समस्या है कि ओरबान का हटना रूस के लंबे समय से इस्तेमाल तंत्र में बड़ी कमजोरी दर्शाता है। पुतिन के प्रभाव से जूझ रहे देश हंगरी की घटना देखेंगे और रूस के विरोधी समझेंगे कि अगर हंगरी कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। जहाँ तक यूक्रेन की बात है, वो एक ऐसे भविष्य की ओर देख सकता है जहाँ यूरोपीय संघ से समर्थन पहले से कहीं अधिक स्थिर और एकजुट होगा। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को अपने यूरोपीय सहयोगियों से पर्याप्त मदद नहीं मिल रही थी। स्वीडन, जो रूस के नेता पुतिन द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से पुतिन के लिए सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बनकर उभरा है, अब अपनी मदद और बढ़ा रहा है। स्वीडन ने यूक्रेन को कुछ ऐसा दिया जो डरावना था, और यूक्रेन ने इसका बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल भी किया है।
हमारे वीडियो में और जानें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप यूरोप में हो रही ताज़ा घटनाओं की हमारी कोई भी रिपोर्ट न छूटे। और देखने के लिए धन्यवाद।